नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विशेषज्ञ चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रण। येडियुरप्पा ने नाबालिग के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप से किया इनकार, कहा जांच का सामना करने को तैयार। विधानसौधा में भुवनेश्वरी प्रतिमा के लिए मंजूरी। विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा कश्मीर ने उन्हें नकार दिया जो देश तोड़ने का सपना देखते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के घर ईडी की छापेमारी, बड़े पैमाने पर की जा रही तलाशी। अब समाचार विस्तार से। पीएम अभियान के तहत नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौबाद में नवक्रियान्वित आयुष्मती कॉर्नर में सेवा देने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑस्टियोपैथ, ऑर्थोपेडिक्स, कायरोप्रैक्टर्स, बाल रोग विशेषज्ञ, त्वचा विशेषज्ञ चिकित्सक, मनोचिकित्सक, कान नाक और गले के विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ आवेदन कर सकते हैं। पोस्टिंग के आधार पर काम करने वाले विशेषज्ञों को प्रति मामले 150 रूपये का भुगतान किया जाएगा। प्रति घंटे के आधार पर काम करने वाले विशेषज्ञों अनिवार्य रूप से 3 घंटे की सेवा को 500 रूपये प्रति घंटे का भुगतान किया जाएगा। आवेदन पत्र दिनांक 18 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 तक वितरित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कोई भी जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी कार्यालय के आरसीएच अनुभाग में संपर्क कर सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने शुक्रवार को 17 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और जांच में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि मां और बेटी पहले भी कई बार उनसे मिल चुकी हैं। 1.5 महीने पहले जब वे आए, मैंने उन्हें रोते हुए देखा। उन्होंने बताया कि वे कुछ समस्याओं का सामना कर रहे थे और उन्हें न्याय की जरूरत थी। मैंने तुरंत बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर को फोन किया और उन्हें जांच करने का निर्देश दिया। मैंने उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जैसा कि उन्हें जरूरत थी। उन्होंने कहा, हालांकि इसके बाद उन्होंने मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। येडियुरप्पा ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, मुझे जो बुरा लगता है वह यह है कि हमने लोगों की मदद करने की कोशिश की और बदले में उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, कल पुलिस ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं यह नहीं कह सकता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है। कर्नाटक कैबिनेट ने बेंगलुरु में विधानसौधा के परिसर में देवी भुवनेश्वरी की मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया। देवी भुवनेश्वरी को कन्नड़ पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी माना जाता है और उन्हें कन्नड़ थाई मां कन्नड़ कहा जाता है। कैबिनेट बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा कि यह प्रतिमा कर्नाटक लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने सौधा परिसर के अंदर सड़क के किनारे 23 करोड़ रुपए में बनाई जाएगी। गौड़ा ने कहा कि यह प्रतिमा राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किए जाने के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी यह तय करना है कि प्रतिमा पंचलोहा से बनेगी या पत्थर से। उन्होंने कहा कि प्रतिमा के पास एक थीम आधारित उद्यान विकसित किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा ने अपने बेटे केई कांतेश को हावेरी सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट नहीं दिए जाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को जिम्मेदार ठहराया है। 75 वर्षीय पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि येडियुरप्पा जो भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने उनके बेटे को टिकट देने का आश्वासन दिया था और उनकी जीत के लिए प्रचार करने का भी वादा किया था, लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया। भाजपा ने बुधवार को हावेरी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कहा कि येडियुरप्पा ने यह सुनिश्चित किया है कि बोम्मई और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का टिकट मिले, न कि उनके बेटे को। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं ईश्वरप्पा ने कहा कि उनके अनुयायी और शुभचिंतक उन पर शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का दबाव डाल रहे हैं। ईश्वरप्पा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर समर्थक हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को दावा किया कि तमिलनाडु की धरती पर उन्हें बहुत बड़े परिवर्तन की आहट महसूस हो रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का प्रदर्शन विपक्षी गठबंधन इंडिया का सारा घमंड तोड़कर रख देगा। यह एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों का उल्लेख किया और कहा कि दूसरी ओर केंद्र में आज एक ऐसी सरकार है जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन आसान बना रही है। रैली में उपस्थित जनसमूह की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है यह बहुत दूर तक जाने वाली है। पीएम मोदी ने वर्ष 1991 में हुई भाजपा की एकता यात्रा को याद करते हुए कहा कि उस समय उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी, लेकिन इस बार वह कश्मीर से कन्याकुमारी आए हैं। उन्होंने कहा, देश को तोड़ने का जो सपना देखते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट महसूस कर रहा हूं। तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन इस बार द्रमुक और कांग्रेस के इंडी गठबंधन का सारा घमंड तोड़कर रख देगा। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेता अक्सर विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन को इंडी और घमंडिया गठबंधन कहकर उस पर निशाना साधते हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगण द्रमुक और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और दोनों इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के घर पर ईडी छापेमारी कर रही है। ये रेड्स के कविता के हैदराबाद वाले घर में हो रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार ईडी आज बीआरएस नेता की कविता के घर पहुंची। ईडी अधिकारी कविता के घर पर बड़े पैमाने पर तलाशी ले रही है। कविता के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस छापे के बीआरएस की टेंशन बढ़ा दी है। बीआरएस कार्यकर्ता और प्रशंसक भी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। कविता दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बनाई गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी दंडात्मक कार्यवाही में बीआरएस नेता के कविता को दी गई सुरक्षा को 13 मार्च तक बढ़ाया था। ईडी ने 21 फरवरी को भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता को समन जारी कर 26 फरवरी को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था। हालांकि कविता केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई। लोकसभा चुनाव का आगाज अब जल्द ही होने जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से शनिवार 16 मार्च की तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आम चुनाव 2024 और कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल यानी शनिवार 16 मार्च को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। कल दोपहर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल साझा करेगा। संभावना जताई जा रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव का आयोजन 6 से 7 चरण में कराया जा सकता है। बता दें कि चुनाव तारीखों की घोषणा होने के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जोड़ दिया है। महाराष्ट्र के पालघर में जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि लोग महंगाई से परेशान हैं, इस पर कुछ तो सुनवाई हुई। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ तो असर हुआ जिससे 2 रुपए घटा। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि महंगाई से लोग परेशान हैं, कुछ तो सुनवाई हुई है। चुनाव के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, इसलिए उसके पहले ये सब किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव ने चुनावी बॉन्ड डेटा प्रकाशित होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के कद्दावर नेता में शुमार जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर कहा, मैंने उस पर विश्लेषण किया है कि किस तरह चुनावी बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% चुनावी बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को मिले हैं। मैंने विश्लेषण के द्वारा दिखाया है कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, आयकर का दुरुपयोग किया गया है और जिन्होंने चंदा दिया है उन्हें कहां-कहां से अनुबंध मिले हैं।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पहले तो कीमतों में बढ़ोतरी की गई और फिर चुनाव से ठीक पहले इसमें कुछ कमी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा को जारी किया था। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा वही डेटा है जिसे चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को एसबीआई ने शेयर किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2 लिस्ट जारी किए गए हैं। इनमें कुल 763 पन्ने हैं जिनमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और लोगों के नाम शामिल हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले डेटा को वापस करने को लेकर ईसीआई के अनुरोध को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शीर्ष अदालत के जुडिशियल रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करे कि दस्तावेज को स्कैन और डिजिटल किया जाए और बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेजों को ईसीओ को वापस दे दिया जाए। वह इसे 17 मार्च को या उससे पहले वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत सोमवार तक एसबीआई से जवाब मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद एसबीआई ने बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सौंपा था। आदेश के मुताबिक गुरुवार को ही चुनाव आयोग ने इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। हालांकि इसमें किसी भी बॉन्ड का यूनिक नंबर नहीं दिया गया। गाजा में इजराइल और हमास में भीषण जंग चल रहा है। जंग के बीच गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने देश में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने मोहम्मद मुस्तफा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण में सुधार के अमेरिकी दबाव के मद्देनजर लंबे समय से उनके आर्थिक सलाहकार रहे मोहम्मद मुस्तफा को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अमेरिका में शिक्षित अर्थशास्त्री मोहम्मद मुस्तफा इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सरकार का नेतृत्व करेंगे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में नियुक्ति की गई घोषणा की गई। यह स्पष्ट नहीं है कि अब्बास के करीबी सहयोगी मुस्तफा के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का गठन क्या सुधार की अमेरिकी मांगों को पूरा करेगा, क्योंकि शासन मुख्य रूप से 88 वर्षीय राष्ट्रपति अब्बास के नियंत्रण में रहेगा। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी के एक होटल में भीषण ब्लास्ट की खबर है। जानकारी के अनुसार इस विस्फोट की जिम्मेदारी एक आतंकवादी संगठन ने ली है। मिली जानकारी के अनुसार सोमालिया की राजधानी के एक होटल में गुरुवार रात को जोरदार विस्फोट हुआ और गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। इस विस्फोट की घटना की जिम्मेदारी सोमाली आतंकवादी समूह अल-शबाब ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया कि उसके लड़ाके मोगादिशु में अत्याधिक सुरक्षा वाले राष्ट्रपति आवास के निकट स्थित SYL होटल में घुसने में सफल रहे। इस होटल को सरकारी अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। यह जानकारी अभी नहीं दी गई है कि इस घटना में कितने लोग हताहत हुए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विशेषज्ञ चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रण। येडियुरप्पा ने नाबालिग के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप से किया इनकार, कहा जांच का सामना करने को तैयार। विधानसौधा में भुवनेश्वरी प्रतिमा के लिए मंजूरी। विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा कश्मीर ने उन्हें नकार दिया जो देश तोड़ने का सपना देखते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के घर ईडी की छापेमारी, बड़े पैमाने पर की जा रही तलाशी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।